ये का ना मान लो स्प्रे मास सिस्टम और ये पेंट कैन, इसमें एक स्प्रेयर लगा आई बात। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक कपड़े का रोल लगा। अब मैं इसको अगर यू करके छोड़ दूं तो ये ऐसे चल करेगा, और इसमें मान लो एटमाइजर लगा हुआ है तो उसमें से इंक बाहर निकलेगी, जो भी इसके अंदर पेंट हो बाहर निकलेगा। अगर मैं इस कपड़े को यहाँ से पकड़ के यूं पकड़ के कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच के आगे लेके जाता, तो ये जो पेंट है इसकी एक इमेज बनेगी, वो इमेज कुछ ऐसी बनेगी है। इस कपड़े को पकड़ के कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचे तो ऐसी चीज दिखाई देगी। एक्चुअली हो क्या रहा, मान लो ये यहाँ पे था तो ये ऊपर जा रहा होगा, नीचे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये लॉजिक समझ में आ रहा है? फिर से देख लो, यहाँ से देख लो मोशन है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला देखो कैसा मोशन होगा, जैसे यहाँ पे अभी अगले मोमेंट में इधर जा रहा होगा, नीचे या ऊपर, ये नीचे जा रहा होगा। इस ग्राफ को देख के पता चला कि ऊपर से तो ये आई है, तभी तो एक पैटर्न जा चुका है। तो एक्चुअली में अगर यहाँ देखो, यहाँ से ही हो गया, यहाँ से ही हो गया, यहाँ से ही हो गया और यहाँ से ही हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया। तो एक टाइम पीरियड में ये ऐसी शेप बन जाएगी पूरी की पूरी, तो ये भी एक टाइम पीरियड में बनी होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने वाला कितना टाइम पीरियड होगा, t/4। यहाँ से लेके यहाँ तक आना, तो यहाँ से यहाँ तक ही पहुंचेगा कितनी देर में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने का मतलब यहाँ से आ गया तो t/2 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आ गया तो ये यूं जाने के बाद यूं चला गया, ये कितना हो गया 3t/4 हो गया। वापस यहाँ आ गया तो यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया t टाइप पे। ये ग्राफ देख के इस चीज की ग्राफ की याद आती है, साइन या कॉस टाइप का ग्राफ है, साइनसोइडल ग्राफ बोलते हैं इसको। मेरे हिसाब से यहाँ से जितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा और जितना मैक्सिमम नीचे जाएगा, ध्यान से देखा जाए तो उतना ही आएगा, जितना मैक्सिमम ऊपर जाए जितना मैक्सिमम नीचे जाए। तो ये चीज क्या है इसका, है तो साइन का ग्राफ है ना। किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ। तो मैं लिखता हूं y इक्वल टू a साइन समथिंग समथिंग। अगेन जो है वो समथिंग समथिंग है क्या, आया ना मेरी बात समझ में? क्या नहीं पता समथिंग समथिंग क्या है, समथिंग समथिंग क्या है। मेरे को एक चीज पता है, अगर मैं इसको 0 मान लूं, ये π/2 होगा, ये क्या होगा पाई, ये क्या होगा और ये क्या होगा 2π। और अगर मैं इसको टाइम के साथ कंपेयर करूं तो शायद यहाँ से लेके यहाँ तक एक टाइम पीरियड भी होना चाहिए, एक टाइम पीरियड में एक चीज बनी आया ना। तो यूनिट टाइम में कितना एंगल होगा 2π1। क्या ये तो t टाइम पीरियड है ना, मान लो तो 3 सेकंड में 2π एंगल बढ़ रहा है, यूनिट टाइम में कितना बनेगा 2π/t आया ना। क्या बनता है 2π/t आया ना। तो t टाइम में कितना बनेगा स्मॉल t टाइम में 2π/t आया ना। अभी तुम देखना, तो इसको अगर तुम सॉल्व करके तो चीज क्या आ जाएगी, एक एंगल ही आएगा। तो मैं यहाँ पे वो एंगल नहीं देता हूँ क्योंकि टाइम के साथ ये चीज वेरी करती है, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या लिखा 2π/t into t। अगर एक चीज बताओ, मैं पुट कर दूं एक बार, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट है, यही चीज देखो, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है,
t इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू 0 पुट करो, क्या आएगा, तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब तुम ये बताओ t बाय 4 पे कहां पे होना चाहिए, अगर t इक्वल टू 0 पे तो t बाय 4 पे कहां होना चाहिए, a पे। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अरे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आया ना। तो जरा चेक कर लेते हैं, जरा t की वैल्यू तुम पुट करो t बाय 4, t बाय 4 टाइप पे कहां पे होना चाहिए, तो पुट करो यहाँ पे t बाय 4 क्या आता है, t बाय 4 पुट करो पाई बाय 2 पाई बाय t से t गया, तो ये वैल्यू क्या चाहिए 1, y की वैल्यू क्या चाहिए a आ रही है, कुछ सेट बन रहा है आया ना। t की वैल्यू t बाय 2 पुट करो, देखो क्या आता है, इस टाइम की वैल्यू t बाय 2 पुट करो, sin पाई क्या होता है 0, तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो आपको पता है 0 पे यहाँ पे t बाय 4 पे यहाँ पे t बाय 2 यहाँ पे 3t बाय 2 पे क्या होना चाहिए, इसको देख के बताओ क्या होना चाहिए, माइनस ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो माइनस ए होना चाहिए, जरा पुट करो 3t बाय 4 क्या आता है 3 पाई बाय 2 270 डिग्री, sin 270 की वैल्यू माइनस है, तो y की वैल्यू क्या है माइनस है। अब जरा t की वैल्यू तुम पुट करो कितनी, t कैपिटल टाइप 0 वापिस नहीं आया, तो तुम्हें ये नहीं लग रहा कि ये जो फंक्शन है ये क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ दिस पेंट कैन एज ए फंक्शन ऑफ, इसको क्या बोलते हो ओमेगा, आया ना। तो जनरल इक्वेशन क्या बनती है इसकी, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, क्या है हमारे पास नहीं, कल हमने सॉल्व किया तब भी तो ऐसी है, आया ना, तभी तो कोई चीज ऐसी सॉल्व कराई थी कि वो साइन हो या कॉस हो। एक प्रॉब्लम है, पूछो क्या, ये किसने कहा कि आप इसको यहां से देखना शुरू करो, मान लो आप इसको शुरू करते हो यहां से देखना, t इक्वल टू 0 ये है, अब t बाय 2 पे पार्टिकल का होगा, t बाय 4 पे का होगा, t बाय 4 पे t इक्वल टू 0 पे का होगा a, तो अब इसके अंदर हमें कोई चीज और ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज 5, आया ना। अब एक चीज सोचो, जब t इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, अरे यार यहाँ a, तो ये तो 0 होगा, अब ये वैल्यू a आनी चाहिए, तो पक्की बात है ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, अरे ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 5/2, आया ना, क्या वैल्यू होनी चाहिए, अब देखो t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आ गई a, तो एक बार मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो मैं इसको बोल देता हूं π/2 बोल देता हूं, अब देखो कितना बढ़िया काम हो जाएगा। अब मेरे को बताओ t इक्वल टू 0 पे t/4 पे पार्टिकल का होगा 0 पे होगा, तो जरा इसके अंदर तुम पुट करो t/4 क्या आता है π/2 प्लस π/2 क्या होगा पाई, और sin पाई की वैल्यू क्या होती है, तो y की वैल्यू क्या है, देखो क्या सीखा आया। अब t/4 पे आके t/2 पे क्या आना चाहिए, जरा यहाँ पे तुम पुट करो t/2 क्या आता है y प्लस y/2 क्या बन गया 3π/2, और sin 3π/2 की वैल्यू क्या होती है माइनस, तो y की वैल्यू माइनस क्या आया ना। अब बताओ 3t/2 पे क्या होना चाहिए 0 पे, इसकी वैल्यू 3t/2 पुट कर दो, देखो क्या आता है, तो क्या आता है 3 की वैल्यू क्या होती है sin 3 की वैल्यू क्या होती है 0, आया ना, फिर से 0 आ गया, t पुट कर दो y प्लस 5/2, तो ये क्या बन जाएगा 5/4, आया ना 5/2, तो 5/2 की वैल्यू क्या होती है +1 होती है, आया, तो ये आ गया। तो जरा ये बताइए आप ये जो कांस्टेंट चीज है क्या बताती है, इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट,
जैसे तो मैंने एग्जांपल से समझाया ना, तो इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट। अब देखो एक इक्वेशन में क्या क्या है। ये क्या चीज है? एम्पलीट्यूड, हाँ है ना। ये क्या चीज है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई बाय टी, हाँ है ना। अब सिग्निफिकेंस भी पता चलने लग जाएगा। ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये चीज क्या है? फेज कांस्टेंट। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? फेज। अब ध्यान से सुनना, फेज कांस्टेंट क्या बताता है? किस टाइम में पोजीशन बताएगा? जब t इक्वल टू है ना। फेज कांस्टेंट क्या बताता है? p इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे, अब मैं बोलूंगा किस स्टेट पे है, क्योंकि थोड़ी सी रुक जाओ, थोड़ी गड़बड़ होती है। वेलोसिटी भी सेम होती है, आया ना। बात समझ में आई थी? पक्का? क्योंकि देखो a के ऊपर तो दो पॉइंट पे हो सकता है। अगर आप फेज कांस्टेंट कर दो पाई बाय 2, आया ना, या फिर क्या कर दो, जीरो की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कहता हूँ पार्टिकल है a बाय 2 पे, आया ना, कहाँ पे? a बाय 2 पे, तो t इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हो? पाई बाय 6। हाँ भाई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 6 होती है, 1 बाय 2 होती है, तो a बाय 2 आ गया ना। अब मैं कहूंगी पार्टिकल a बाय 2 पे है, वहां से स्टार्ट कर रहा है ना। तो तुम बोलोगे भाई t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? a बाय 2 आनी चाहिए ना। तो तुम्हारे हिसाब से पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? 30 डिग्री पाई बाय 6 आ जाएगा, है ना। भाई इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 पुट कर दो और पाई की वैल्यू क्या पुट कर दो? पाई बाय 6। तो देखो t इक्वल टू 0 पे क्या पे आ रहा है पार्टिकल? a बाय 2। लेकिन अब a बाय 2 होने पे भी तो दो ऑप्शन है, a बाय 2 पे है, यहाँ पे तो है, पर ये नहीं बताया ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब सुनो, अब a बाय 2 के लिए तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पाई बाय 6 पुट कर दो, या पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज पाई बाय 6 पुट कर दो। दोनों ही फेज कौन से काम कर रहे हैं, तब सही कौन सा है? अब आपको ये देखना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए कौन सा सही है, क्योंकि इसमें दो कंडीशन बनेगी। कौन कौन सी? एक तो वेलोसिटी पॉजिटिव ऊपर की तरफ हो, और दूसरी कंडीशन क्या है? तो इन दोनों के लिए फेज कांस्टेंट भी अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि पोजीशन के हिसाब से तो आपके पास फेज कांस्टेंट की दो वैल्यू आ सकती है जो सेम पोजीशन थी, है ना। आपको पता है जो sin थीटा की वैल्यू होती है वही sin 180 माइनस थीटा की वैल्यू, दोनों ही पॉजिटिव है, तो कौन सा है इन दोनों के फेज कांस्टेंट? फंस जाओगे ना। तो आपको दोनों चीजें देखनी है। दूसरा ऑप्शन क्या देखना है? वेलोसिटी। जरा एक बार बताइए, इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा? वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आएगा यार? y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस y, या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? y इक्वल टू a ओमेगा cos 2 पाई बाय t प्लस पाई बाय 2 लिखो। चलो ये लिख लो। तो ये क्या बताती है? इक्वेशन ऑफ एसएचएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन से वो बात बताओ जो तुम्हें नहीं पता चल सकती है एसएचएफ के बारे में। बताओ वो बात बताओ जो नहीं समझ में नहीं पता चली। तो डिफरेंशिएट कर दिया वेलोसिटी आ गई। आगे बोल, और क्या नहीं पता चल सकता? तो दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, एक्सीलरेशन दिया गया, पता क्या नहीं पता चल सकता? यार ये है ना खतरनाक आदमी। हाँ हाँ, और मतलब है एम्पलीट्यूड ए तो लिख के रखा है, एम्पलीट्यूड तो सीधा लिखा हुआ है। पोजीशन क्या होगी? टी की वैल्यू पुट कर पोजीशन आ गई तेरे पास। और बोल टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी,
तो बेटा इसीलिए इसको इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोलते हैं। ये आपको एसएचएम दिखाया भी नहीं है, सिर्फ इक्वेशन दे देना, आप आइडिया लगा लूंगी कि इसके क्या-क्या पैरामीटर्स हैं सारे के सारे। है ना? इसी को क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोलते हैं। क्योंकि ये इक्वेशन किसी भी एसएचएम में होने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं इनका हम डिस्कशन करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, इसलिए बोलते हैं इसको इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सिंपल था है, जो करना वो करो, तुम्हारी कॉल। आज मेरा काम है कि जो कल इक्वेशन हमने डिराइव की थी, ऐसी इक्वेशन y = a sin kx - ओमेगा t + phi, आज मैं वो फील करवा रहा हूँ वो है क्या। आज ये तो किया ना, कल तो डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर लिया था हमने, पता चला ही नहीं है क्या चीज, अब तो पता चलने लगी गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? एक इक्वेशन लीजिए y = 5 sin pi t + pi/3। सबसे पहले तो बताओ ये इक्वेशन आप ऐसे में इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 5 है। टाइम पीरियड कितना है? t क्या होता है? टाइम पीरियड क्या है? 2 सेकंड। यार ओमेगा दे रखा है तुम्हें, टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई बाय ओमेगा, तो पाई से पाई कट गया, टाइम पीरियड आ गया। सॉल्व करके देख लो यार, फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है, ओमेगा की वैल्यू पता है आपको, t का कोएफिशिएंट क्या होता है? ओमेगा होता है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो इसको। ओमेगा t + 5 पूरे को फेज बोल। हां, फेज क्या होता है? किसी भी टाइम पे, अब ये बात तो तुम लिख ही सकते हो, ओमेगा से सारी इंफॉर्मेशन मिल गई टाइम वाले रिलेटेड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना? 5 से क्या पता चलता है? t = 0 पे पार्टिकल की स्टेट। 5 से क्या पता चलता है? t = 0 पे, दैट इज इनिशियल पार्टिकल की स्टेट क्या है जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू की। जैसे आप हमेशा ट्रेन को जब देखते हो तो क्या रुकी हुई दिखाई देती है हमेशा, कभी चलती हुई भी दिखाई देती है, तो डिपेंड करता है आपने देखना कब शुरू किया उसको। तो ऐसे इसके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे जब कब से देखना शुरू किया, तो जब से देखना शुरू करेगा आप उस टाइम को 0 बोलोगे ना, है ना? जैसे मैं बोल रहा हूँ फिनिक्स में आए हुए कितनी देर हो गई तुम्हें? आधा घंटा। तो इसका मतलब तुमने 4 को 0 मान लिया ना, आया ना? मतलब 4 बजे को 0 टाइम मान लिया। तो इसका मतलब जो मैं इवेंट बोल रहा हूँ उसको जब तुम ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तुम उस टाइम को 0 मान लेते हो, वरना 0 टाइम क्या होता है एक्चुअली में? सोचो, जो बिग बैंग पे हुआ होगा तो उस टाइम को 0 मानते हैं, तो टाइम का कॉन्सेप्ट ही वहां से आया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब आप ऐसे जब हो रहा है इस नैरो लाइन के डिब्बे को आप देख रहे हो, आपने कब देखना शुरू किया? हर बंदे ने अलग अलग टाइम पे देखना शुरू किया, तो सबके लिए t = 0 अलग अलग हो गया ना, तो सबके लिए इक्वेशन में a तो सेम आएगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम आएगी, चेंज किस में आएगा? इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी जब आपने देखा होगा तो फाई क्या बताता है? वो इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी बताता है जब आपने देखना शुरू किया, दैट इज फेज कांस्टेंट। इसमें और टाइम टाइम पे कुछ देना होगा,
ऊपर से क्या है, इसी के अंदर देखना टी का कोफिशिएंट क्या होता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाय ओमेगा है, ठीक? और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो बस आगे आंसर हो सके। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 1/2 दैट इज 0.5 है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, पाई है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूँ भाई, ये लाइट इक्वेशन दे रखी है ना, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, पाई, यार टी का कोएफिशिएंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा, है ना। फेज कांस्टेंट क्या है, पाई बाय टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की क्या पोजीशन है, ध्यान से सुनो क्या बोलो, टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की क्या पोजीशन है, √3 आया ना। मैंने बोला टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है ना। अब मैं पूछ रहा हूँ टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, एक बार डिफरेंशिएट कर लो इसको, dy बाय dt क्या आएगा, यार फिर से भविष्यवाणी मत करो, मैं बोल रहा हूँ सॉल्व कर ले, तूने कर लिया डिफरेंशिएट इसको, तो क्या है आंसर, तो ओमेगा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तभी तो मैं बोला ना डिफरेंशिएशन नहीं किया तुमने, डिफरेंशिएट करो इसको पहले भाई को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, जो किसके बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई पाई cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 3, तो t इक्वल टू 0 पुट कर दे, तो पाई पाई बाय 2 मीटर पर सेकंड, है ना, पाई बाय 2, क्योंकि अब तेरे पास cos 60 डिग्री है, cos 60 की वैल्यू 1/2 आया ना, क्या अदर बात में नहीं, तो ही बात सुन लो, फेज वेज के बारे में पता चल गया, इधर जाने सुनो, y इक्वल टू a sin kx, अरे यार kx y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई, डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा, dy बाय dt क्या आ जाएगा, a ओमेगा cos प्लस पाई, तो ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, cos की 1, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, a ओमेगा, या ओमेगा एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a ओमेगा स्क्वायर sin प्लस पाई, के पास में ये हाँ, तो एक चीज देखो, पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब वो कहां पे होगा, मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम मीन पे तो जीरो होता है एक्सेलरेशन, तो डेफिनेशन ही ऐसे थे। तो अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, किसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देखिए सीधा ग्राफ बन गया, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम,
अरे यार ये तो सही है ना, पाई की वैल्यू 0 मान लो, तो वेलोसिटी का एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? बनाओ। अगर एसएचएम के लिए पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा ग्राफ बन रहा है, हाँ या ना, तो एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? तुम देख लो, एक्सेलरेशन का भी तो ग्राफ साइन ओमेगा टी टाइप का ही है, उल्टा बनेगा, बिल्कुल सही बात है। ये तो कांस्टेंट ही है ना, तो जो साइन का ग्राफ है, जो इसका ग्राफ जैसे उसके माइनस साइन निकल रहा है, नेचर कुछ ऐसे ही तो बनेगा उसका। अगर इसकी वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ओमेगा स्क्वायर ही होगा, और क्या होगा? जस्ट उल्टा बनेगा। अरे यार ये साइन है, ये माइनस साइन का ग्राफ, और क्या होगा? जहाँ ये पॉजिटिव है वहां पे ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब वेलोसिटी का ग्राफ, अब वेलोसिटी का ग्राफ पीछे की साइड मेरे को नहीं पता, तुम बनाओ पहले, फिर मैं सिर्फ वेरीफाई करूंगा कि सही बनाया गलत बनाया। पूछो मत मेरे से, जो मैंने बोला वो वापस में मेरी बात समझ में, वही तो होगा, क्या होता है? अपना बनाओ। बना रहे हो नहीं, तुम गप्पे मार रहे हो, ये ऐसे कर दो वैसे कर दो, फिर तुमसे पूछ के थोड़ी करने की जरूरत है, मैं खुद ही कर दूंगा। तो मतलब जो फर्स्ट पे वो तो बनाया, हाँ देखा, पूरा नहीं बना। ठीक है, और ऐसा कौन सा ग्राफ बनाना आता है? यस सर, बन गया। एक चीज का ध्यान देना, कई बार फंस जाओगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या देता है? और डिफरेंशिएशन एक्चुअली ग्राफ में क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। तो इस पॉइंट पे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा है? यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो यहाँ से शुरू होना चाहिए। अगर ये स्लोप नेगेटिव होता तो ये क्या से शुरू होता? यहाँ से शुरू होता है ना। यहाँ पे स्लोप क्या है? 0। यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप क्या है? नेगेटिव, तो वेलोसिटी नेगेटिव थी, और यहाँ पे स्लोप क्या है? 0, तो फिर से वेलोसिटी यहाँ है ना। तो अगर इसी को देख के मैं बनाने की कोशिश करूँ ग्राफ को, मेरे हिसाब से ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। मेरे लॉजिक समझ में आ गया है ना? इस इक्वेशन को मत देखना, वेलोसिटी में बहुत बार गड़बड़ होगी। जैसे अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाऊं तुम्हारे लिए, एक ग्राफ बनाऊंगा, बाकी तुम बनाओगे। दिस इज वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आपको बताना है पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बनाओ।
मैंने वो स्टार्टिंग में दो घंटे करने वो उसी चीज को वो एक्सेलरेशन मान रहे हैं ये ये पहले ना देखिए ये पहले हमारे तो दूसरा वापस बना देता तो ये बनाया ना पिछले बच्चे से कैसे टूट गया अरे यार तो एक बार रफ में बना लेता, दिखा दो तो मेरे को बना के। देखो मैच कर लो, जिसका मैच कर दो उसका। ये वेलोसिटी है ना, किस तरह से ये पहले तो खुद को ग्राफ पोजीशन इसका स्लोप नेगेटिव आना चाहिए पोजीशन का। ये अरे भाई पोजीशन है, पहले वेलोसिटी बना के गया था मैं। अब ये बन गया, अब एक्सीलरेशन तो क्या बन जाएगा, ये तो जस्ट पोजीशन का हाँ आप इस स्पीड होगा एक्सेलरेशन का ज्यादा होगा कोई जरूरी नहीं हो, ओमेगा पे डिपेंड करता है। ओमेगा की वैल्यू 0.2 है तो 0.2 का स्क्वायर 2 और 2 है तो स्क्वायर बढ़ा जाए। अगर कुछ भी नहीं लेना, कैसे भी बना दो, वैल्यू दी हुई है तब बनाना पड़ेगा। जैसे हमने जो ओमेगा स्क्वायर ऊपर दिया तो उसमें वेलोसिटी, अरे यार उसके अंदर मैंने ये मान के चला ना कि ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो उसमें एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वेलोसिटी में आएगा उसमें वो मैंने ऐसे ही बनाया है, वो तो बना आएगा एम्पलीट्यूड के बारे में मैंने सोचा नहीं है, वो तुम सोच रहे हो। ज्यादा आएगा ज्यादा भी आ सकता है अगर ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस भी आ सकता है अगर वैल्यू लेस देन 1 है।
सर अगर नेगेटिव हुआ फिर तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो बेटा क्या सोच रहे हो, जब बनाएगा तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, पूछ रहे हो खुद एनालिसिस करो ना उसका, मेरे से पूछ रहे हो, सारा बता दिया तुम्हें। इधर जा, ये ओरिजिन है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है, ठीक है। ये यहाँ से मैक्सिमम 7 तक जाएगा। चलो तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? नहीं 3 होगा। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, मान लो ओमेगा की वैल्यू इसकी 5, तो टाइम पीरियड जो तुम्हें देख के पता चलेगा कितना है। 2 पाई बाय ओमेगा होता है, क्या होता है 2 सेकंड हो गया। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू। अगर मैं इसकी इक्वेशन पूछूं तुमसे, इक्वेशन बनाओ, तो क्या लिखोगे? 3 sin पाई t, मान लो यहाँ से शुरू हुआ, इनिशियल वेलोसिटी इधर है इसकी, तो स्टार्ट भी ऐसे हुआ, प्लस फेज कांस्टेंट क्या लेगा, हो रहेगा फेज कांस्टेंट, जीरो ही आएगा, फेज कांस्टेंट तो जीरो आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे पोजीशन अगर मैं x रखूं तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन x इक्वल टू 0 है, जबकि t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या थी, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको प्लस 4 प्लस कर है। अगर तुम देखो t इक्वल टू 0 पुट करो आया ना, और हाफ सेकंड पुट करो, x की वैल्यू क्या आएगी, आ जाएगी, आया ना। 1 सेकंड पुट करो, क्या आएगी, 4 या नहीं, आया ना। बात समझ में आई या नहीं? और 1.5 सेकंड पुट करो, क्या नहीं चाहिए, 1 आनी चाहिए। अरे यार आधे सेकंड में आ गई, आधे सेकंड में आई, तो आधे सेकंड में आई आएगी ना, जितनी दूरी यहाँ से जाएगी उतनी दूरी इधर से इधर आएगी मैक्सिमम, आया ना। तो अगली बात समझ में आ गई। तो जब भी तुम एक इक्वेशन देखोगे, अगर मैं ऐसी इक्वेशन लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 sin ओमेगा t प्लस 5, एम्पलीट्यूड कितना है, अभी तो समझाया है यार, एम्पलीट्यूड कितना है, ये क्या चीज है, ये मेन पोजीशन, जरूरी थोड़ी कि मेन पोजीशन ओरिजिन ही हो, है ना। मेन पोजीशन मतलब ओरिजिन नहीं होता, मेन पोजीशन होती है जहाँ पे फोर्स 0 होता है, और फोर्स कहीं पे भी 0 हो सकता है, 1 पे भी हो सकता है, 4 0 2 पे भी हो सकता है, 10 पे भी हो सकता है, 20 पे भी हो सकता है ना। तो ये जो तुम एक चीज सोचते हो ना कि मेन पोजीशन क्या चीज है, ओरिजिन है, वो क्या है बात है, हो सकता है पर जरूरी नहीं। अगर कोऑर्डिनेट में अगर बोल दिया जाए कि भैया मेन पोजीशन 5 पे है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो कई बार इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं x माइनस x नॉट इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। तो मेन पोजीशन क्या है, माइनस x नॉट या प्लस x नॉट, और अब मेन पोजीशन क्या है, माइनस x नॉट। मेरी बात समझिए क्या मतलब, ये लॉजिक। लोग जब भी ऐसे देखते हैं ना कांस्टेंट चीज, तो उनको समझ नहीं आता यार एम्पलीट्यूड है क्या इसके अंदर, लेकिन अब तो तुम इंटेलिजेंट बनती, अगर हम इसको
तो कांस्टेंट तो कट तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब बता क्या चाहता है। तो मैं बोल रहा हूँ एक बार सोच ही लेना जो तू पूछ रहा है, पता चले देर से सॉल्व हो जाएगा। हाँ ये प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट आ गया ना समझ। एक चीज पे ध्यान एम से ओरिजिन माइनस एक प्लस एक स्प्रिंग कांस्टेंट के ओमेगा निकल सकता है क्या अभी देख के अंडर रूट के बाय एम होता है कल ही पढ़ाया ओमेगा किसके बराबर होता है तो यूज करना चाहिए ना ठीक है तो टाइम यूनिट भी निकल जाएगा क्या आएगा अंडर रूट एम बाय कल खूब लिया इसको अब सुनो इसकी पोजीशन है जैसे अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी इधर है t इक्वल टू 0 आगे एक चीज देखो x इक्वल टू a sin ओमेगा t पाई की वैल्यू क्या होगी इस केस में 0 होगी और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा a into ओमेगा cos ओमेगा t इसमें भी वैल्यू क्या है 0 क्योंकि जब तुम t इक्वल टू 0 करोगे cos बनाएगा तो वेलोसिटी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी पोजीशन क्या आ गई 0 आ गई तो ये इसकी सिचुएशन है ना। मैं दूसरा केस करता हूं इसके अंदर दूसरा केस है इसकी वेलोसिटी इधर है तो आप ये लिखोगे x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अब यहाँ पे देखो 0 भी आ सकता है और पाई भी आ सकता है क्योंकि 0 आएगा तो भी x की वैल्यू 0 आएगी और t तो 0 हो जाएगा t इक्वल टू 0 पे और पाई आएगा तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी लेकिन आपको वेलोसिटी कैसी चाहिए नेगेटिव तो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस अब देखो अगर मैं यहाँ पे भी पाई लिखूं और यहाँ पे भी पाई लिखूं तो x की वैल्यू 0 आ रही है और अगर cos पाई की वैल्यू होती है -1 तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी माइनस ओमेगा तो ये रेड वाला कंसिस्टेंट हो गया लेकिन ऊपर वाले में मैं पाई और पाई लिख दूं तो पोजीशन वाला तो ठीक है लेकिन किस में गड़बड़ हो जाएगी वेलोसिटी वाले में वेलोसिटी क्या आ जाएगी इस केस में नेगेटिव आ जाएगी तो दोनों चीजों को कंसिस्टेंट देखना पड़ेगा पाई के
तो फाई क्या बताता है? इनिशियल स्टेट बताता है। क्या बताता है? तो इस केस में यहाँ पे भी फाई आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा? फाई आएगा, क्योंकि वेलोसिटी इधर आएगा। एक और केस बता रहा हूं, मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो इस टाइम पे तो वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 तो ये वैल्यू क्या हो सकती है? फाई की वैल्यू क्या हो सकती है? बोलो, क्या हो सकती है? वेलोसिटी 0 या तो 0, सॉरी, या तो π/2 या क्या हो 3π/2 या t इक्वल टू 0 cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 90। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? और 3π/2 की वैल्यू क्या होती है? दोनों ही 0 होती है ना। अब इस बात में तो कंफ्यूजन है, इससे क्या आएगा? नहीं है कंफ्यूजन? उसको ऐसे ही लो। अब सुनो, तो मेरे पास दो ऑप्शन है पुट करने के लिए, या तो मैं पुट करूं π/2 या पुट करूं, जरा पोजीशन बताओ क्या है? प्लस ए है माइनस ए? प्लस ए है, तो प्लस ए तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? π/2, क्योंकि sin π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर तुम 3π/2 कर दो तो -1 आएगी, आया ना? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? π/2 और यहाँ पे दोनों कंसिस्टेंट हो गए। एक और केस है लास्ट, ये यहाँ पे है ना? तो x is equal to a sin omega t plus something आएगा, b equal to a omega cos omega t plus something आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0 है। इतना सोच क्या रहे हो? एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी क्या होती है? मिनिमम क्या होती है? 0 होती है भाई। यहाँ पे क्या क्या चीज आ सकती है 0 करने के लिए? या तो π/2 या 3π/2, लेकिन पोजीशन कैसे आनी चाहिए? नेगेटिव। तो यहाँ पे π/2 आना चाहिए, 3π/2। तो इन दोनों इक्वेशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3π/2। क्या बात समझ में आ गई? तो मैं एक सिंपल बात जानता हूँ, अगर कोई चीज ऐसे जंप कर रही है, ये मेन पोजीशन है, इस पोजीशन पे फेज की वैल्यू होगी 0। कौन सी इक्वेशन के लिए? x is equal to a sin omega t plus phi के लिए। यहाँ पे क्या आएगा फेज? यहाँ से देखना शुरू किया π/2, यहाँ पे क्या आएगा? इधर जाइए 2π, यहाँ पे क्या आएगा? 3π, और यहाँ पे क्या आएगा? 2π। समझ आ गई बात? आगे चलिए। हेडिंग कुछ नहीं है, वो ही बता रहा हूँ, उसको फील करवा रहा हूँ बार-बार लिख के कि फेज पॉजिटिव क्या होता है। समझ में आ गया? पक्का? बढ़िया समझ आना चाहिए।
हटा दो जल्दी नहीं पाए बिटा रहा हूँ ऊपर वाला मैं भूल गया यार मेरे को ग्रीन कलर यूज नहीं करना था बल्कि एक सबको देना था ग्रीन जब ब्लू कलर के सारे में ग्रीन सारे के ऐसे कुछ और नहीं मिला गाना पर ग्रीन कलर में साथ सब तो हमको क्या है कि कंपनी चेंज करनी पड़ेगी इसका एक मीटिंग किया था उससे भी सारी क्योंकि इसमें से कोर्स ज्यादा स्ट्रांग है चलो अभी इधर जाते हैं देखो देखो एमआर ए एम्पलीट्यूड माइनस ए प्लस ए पोजीशन लिखी ए इज फ्री कांस्टेंट जरा एक्स पोजीशन देखना एक्स इक्वल टू ए sin ओमेगा टी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी a into ओमेगा cos ओमेगा टी आई की वैल्यू में 0 मान ली एक बार काइनेटिक एनर्जी निकाल इस मास की हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर हाफ m v स्क्वायर की क्या लिखोगे ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी आएगा पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होती है हाफ k x स्क्वायर हाफ k x स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे a स्क्वायर sin स्क्वायर आया इन दोनों का सम कर दो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा टोटल एनर्जी आएगा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस हाफ a स्क्वायर sin स्क्वायर
ओमेगा टी। ध्यान से देखो k को क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर a भी ओमेगा स्क्वायर m लिख सकते हैं कल लिखवाया था मैंने। तो k को क्या लिख सकते हो तो इसको तुम लिख सकते हो इस फॉर्म को सिर्फ हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी। इन दोनों इक्वेशन में से क्या क्या चीज कॉमन कर देगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी आया ना प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ गया कांस्टेंट आ गया तो कल भी तो यही बात बताई थी कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है जैसे ये इक्वेशन से भी दिखाई दे रहा है आपको तो देख लो तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी हाफ a स्क्वायर सिर्फ कब जब मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो मान लो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे भी जीरो मान सकते हो या अच्छा तरीका ये नहीं है क्या ज्यादा बढ़िया हाफ m v स्क्वायर और v हो मैक्सिमम वेलोसिटी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो तभी जीरो मानते जब वेलोसिटी जीरो तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमेशा और कुछ मान ही नहीं सकते आया ना पोटेंशियल एनर्जी को कहीं पे कुछ भी मान सकते पर काइनेटिक एनर्जी को तो नहीं मान सकते आया ना तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है ओमेगा ए चलो अभी मैं करता हूँ ये बात करता हूँ रुको तो मेरे को एक चीज बताओ मैंने पहले बताया था कांस्टेंट होती है अब मैं इक्वेशन बनी है पीएसएस से उससे सॉल्व कर रहा हूं मतलब भी तो कांस्टेंट ही आ गया हां तभी तो कल से टाइम पीरियड पे आ गया था थोड़ी सी इक्वेशन बताते एक साथ बताते तो याद नहीं होते अभी क्या सेकंड पेज चल रहा है ना कल टाइम पीरियड आई गया समझ में अच्छी तरह से आज इक्वेशन को यूज करना सीखना है एक चीज बताओ टोटल एनर्जी कितनी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a ओमेगा a क्या मैक्सिमम वेलोसिटी है तो हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर इसे लिखा हुआ है अरे यार ये नीचे वाला क्या लिखा हुआ है v मैक्सिमम का स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या हाफ k a स्क्वायर ये सारी की सारी काइनेटिक पोटेंशियल में कब कन्वर्ट हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी तो जो भी टोटल एनर्जी हो किसके बराबर होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे हाफ के a स्क्वायर और क्या मैं क्या बोल रहा हूं हाफ के a स्क्वायर हो जाएगा और क्या आया ना पक्का इतनी बात समझ में आ गई अब जो मैं तुमसे एक बात पूछूंगा ना तुम उसका जवाब देना और तुम दे भी दोगे ना और वो सुनो क्या वो पोजीशन बताओ जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाए एक्सट्रीम पोजीशन पे दोनों बराबर कैसे होंगे तो मीन पोजीशन पे कैसे बराबर होंगे मीन पोजीशन पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है पोटेंशियल मिनिमम होती है मैं बोल रहा हूं वो पोजीशन बताओ जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाए अब ये तो बात दिमाग को लगाया ऐसे तो व्यवहार तो फिर पढ़ क्यों रहे टोटल एनर्जी कितनी है आपके ए स्क्वायर जब पोजीशन पूछूं तो आपको ओमेगा नीचे आपको क्या चाहिए ए की टर्म्स में चाहिए ना आंसर आया ना देखो ध्यान से देखो वो पोजीशन जब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाए तो हाफ के एक्स स्क्वायर
तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? टोटल एनर्जी के आधे के बराबर। टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर आया ना। अगर इसकी आधी पोटेंशियल के बराबर हो जाए तो आधी किसके बराबर होगी? तो बस वो पोजीशन आ जाएगी जब पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों बराबर होती है। तो इसका क्या कर दो, तो आधा कर दो, हाफ से हाफ गया, ए से के गया, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? a/√2। तो a/√2 पे भी आ सकती है और -a/√2 पे भी आ सकती है। तो वो पोजीशन मिल गई जब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाए? काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए। क्या है? पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों के पास बराबर बराबर हो जाए तो दोनों के पास टोटल एनर्जी की आधी आधी हो गई। 100 किलो चावल है, दोनों में बराबर बराबर बांट दे तो तेरे को कितने मिले? तो बस यही तो बात कर रहा हूँ। तो ये टोटल कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर, उसकी आधी किसके बराबर है? पोटेंशियल के बराबर है। तो x की वैल्यू आ जाएगी ना सॉल्व करके। है ना? अब सुना ध्यान से फिर से। वो पोजीशन बताओ जब पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। क्या कहा मैंने? पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये बताओ, पहले एक बार सुन लो, अरे सुन लो पहले। इसका मतलब टोटल एनर्जी के कितने टुकड़े करते हैं? 3 में से कितने टुकड़े पोटेंशियल के पास है? 2। अब इसमें लड़ाई की तो 2 टुकड़े हैं, 1 टुकड़ा है? तो मैं तो है ना, मेरे को अब बताओ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। अब बताओ टोटल कितने टुकड़े हैं? 3 है। और 3 में से पोटेंशियल के पास कितने टुकड़े हैं? हाँ है ना? तो टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर। हाँ है ना? इसके कितने टुकड़े करने पड़ेंगे पहले? 3, तो डिवाइड कर दो 3 से। और इसमें से कितने टुकड़े पोटेंशियल के पास होंगे? तो 2 उसको दे दो और इसको हाफ के एक्स स्क्वायर कर दो। आया ना? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आया ना? तो वो पोजीशन आएगी जब पोटेंशियल एनर्जी और क्या हो? पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। अरे यार सिंपल बात है, 100 किलो चावल है, 2:3 रेशियो में बांटने तो मेरे पास कितने आएंगे? 2 डिवाइडेड बाय 3 इनटू टोटल 100। आया ना? और मेरे पास चावल का फॉर्मूला कितना है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई। अभी भी नहीं बात समझे? सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन है। वो पोजीशन बताओ जब काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। प्लस माइनस a/√3। यार एक ही लाइन में कर लो ना, क्यों इतना लंबा कर रहे हो इसको? जस्ट उल्टा ही तो हो गया। जब काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी होती है, प्लस माइनस दोनों आएंगे ना पोजीशन, कंप्रेस होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं। अभी भी नहीं बात पक्का? अब मैं कुछ अलग चीज पूछूंगा तो तुम्हें बतानी पड़ेगी। मैक्सिमम वेलोसिटी मान लो v0 है ना? वो पोजीशन बताओ जहां पे वेलोसिटी आधी हो जाए। वो पोजीशन बतानी है जहां पे वेलोसिटी आधी हो जाए। चलो ऐसे मत करो, मैं तुम्हें स्टेप वाइज लेके जाऊंगा, ठीक है? सब ध्यान से सुनो। मैक्सिमम वेलोसिटी v0 है। जब काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब 2 टाइम्स क्या हो जाएगी? तो कम।
सर वन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, सर v नॉट बाय v नॉट बाय रूट 2 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी, 1 बाय वेलोसिटी v नॉट बाय 2 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 1/3 हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v नॉट बाय रूट अभी तरह से समझ में आई क्या यार? आप भी स्क्वायर होता है तो नीचे स्क्वायर होगा तो इतना टाइम्स हो जाएगी ना। अब सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे क्या मतलब वेरीफाई कर रहा है भाई वो होया नहीं है सर तो तू बड़ा ध्यान रख रहा है कल ये क्या ध्यान रख रहा था, आज तू इसका ध्यान रख रहा है तो सुला दिया अगर तो इसको। मतलब यार क्या हद है इनकी आगे। कल से तुम अलग अलग बैठोगे भाई क्लास में, ठीक है? हाँ तो यार तू भी तो हो गई आराम से कैसे जाएगा। हाँ सुनो मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, अब जो मैं बात कर रहा था वो पोजीशन निकालनी है जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की पोजीशन पे है ना, वेलोसिटी आधी हो गई उसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1/4 हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी टोटल एनर्जी की, 3/4। तो 3/4 of half ka square should be equal to half kx square, आया ना? मतलब मैं तुम्हें नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग बता रहा हूँ जहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं दिया जाएगा। 3/4 ऑफ हाफ के वापस सुन ले मेरी बात, वापस बोल दे। वो पोजीशन पूछ रहा हूँ जहाँ पे वेलोसिटी आधी हो, तो जब वेलोसिटी आधी हो रही तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, इसकी मैक्सिमम की 1/4 हो गई ना, तो टोटल एनर्जी की 1/4 हो गई, काइनेटिक तो पोटेंशियल कितनी बची 3/4। तो 3/4 हाफ के ए स्क्वायर, 3/4 ऑफ हाफ के ए स्क्वायर टोटल का शुड बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वो पोजीशन आ जाएगी जहाँ पे वेलोसिटी आती होगी। आया ना? ये पूछूं कि वेलोसिटी v by √3 हो जाए तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, v by √3 हो जाए। काइनेटिक एनर्जी 1/3 हो गई तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई होगी, 2/3 ऑफ टोटल। तो टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ के ए स्क्वायर। आया ना? जब भी पोजीशन चाहिए आप हाफ के ए स्क्वायर की फॉर्म को यूज करोगे ताकि हाफ के एक्स स्क्वायर है, ताकि सीधा के से के गायब हो, सीधी पोजीशन है। तब उस टाइम टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ के वेलोसिटी v by √3 हो जाएगी तो टोटल मेन पोजीशन पे तो सारे की सारी किसमें है, काइनेटिक, वही टोटल के बराबर है। आया ना? वेलोसिटी v by √3 हो जाए तो वो पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी का कितना हो जाएगा 1/3। तो पोटेंशियल कितनी बचेगी 2/3। तो 2/3 शुड बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इतनी सिंपल बात। अब कैसे भी घुमा घुमा के पूछते रहो। वो पोजीशन बताओ जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 5 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो जाए, देख के पता चल जाएगा। आया ना? तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 5/6 ऑफ हाफ के एक्स ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये लो एक लाइन में आ रहा है आंसर यार। और इससे सिंपल क्या चीज, ऐसे देखते जवाब आते। आया ना? तो बस आपको बस इसी एक लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वरना क्या होता है इन फॉर्मूले में खोए रहते हैं जिंदगी भर। अच्छा ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे सॉल्व क्या करना है, ऐसे सिंपल ही पता चल जाता है। देखिए क्या बात समझ अच्छी तरह से। यस सर, बढ़िया बात समझ। अब इसके अंदर एक टॉपिक और बचता है दैट इज फेजर, है ना? इससे पहले एक चीज और पढ़ा देता हूँ तुम्हें, अगली क्लास में फेजर पढ़ा दूंगा ना तुम्हें। फेजर आएगा
देखो ये पोजीशन है 0 a माइनस a। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होगी? ओरिजिन पे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पता है हाफ एम वी स्क्वायर होती है। और मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, वो कैसा बनेगा? वो यहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये तो बन गया पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए? हाँ या ना? तो जब पोटेंशियल 0 होगी तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक के बराबर होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? ये ग्राफ समझ में आ गया? तो ये तो क्या है? तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही है हमेशा। हाँ या ना? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ मिल गया आपको, काइनेटिक का ग्राफ मिल गया। एक चेंज आ सकता है क्या? आप पोटेंशियल एनर्जी पे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मान लो 20 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बन जाएगा? हाँ या ना? तो टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पे बनेगा, इससे ऊपर बनेगा? ऊपर बनेगा। क्यों यहाँ बनेगा? क्योंकि इस पॉइंट पे ये वैल्यू मान लो 50 है, ये वैल्यू 20 है, तो टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 70 होनी चाहिए। हाँ या ना? तो हाफ के एक्स स्क्वायर क्या बताता है? बिल्कुल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन व्हेन द स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ एंड स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय एक्स। डिफरेंस बताता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताता। फिर आप क्या करते हो? आप जब नेचुरल लेंथ पे होता है उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हो? 0। तो सीधी सी बात है, एक्स स्ट्रेच पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्योंकि मैंने ये ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे भी 0 मान सकते हैं। हम अपनी इच्छा से इंफिनिटी पे 0 मान लेते थे, और 0 इंफिनिटी पे मान लेते थे तो बाउंडेड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती? 0 है। आया ना? ऐसे स्प्रिंग के अंदर भी अब क्या बोलता है, नेचुरल लेंथ में तब पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं, तो एक्स स्ट्रेच पे कितनी आ जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे तुम u मान लो और यहाँ पे u नॉट मान लो, तो u माइनस u नॉट है एक्चुअली हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन एंड स्ट्रेच पोजीशन। क्या बात समझ में? तो अब इन ग्राफ को तो चेंज कर ही सकते हो। कौन सा ग्राफ कभी चेंज नहीं होगा? काइनेटिक, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर उसको तो कुछ मानने का है नहीं, कब 0 मानना है? जब वेलोसिटी 0 तो अपने आप ही 0 मानना क्या है ही। आया ना? जब v से दौड़ रहे तो v है ही। और इसी के साथ ये बात तो थी खत्म। आया ना? फेजर पढ़ाऊंगा तो लेक्चर, ये फेजर नहीं है, ये बैकग्राउंड पढ़ाया है सारा का सारा। अब यही चीज है ना फेजर